नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाते हैं जो कुछ अलग हटकर काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस श्रृंखला में हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ी हैं निधि अरोड़ा जी। निधि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं सबसे आपका परिचय करवा दूं। निधि is a parent, entrepreneur and IT professional. She is the founder of the Children's Post of India, a daily print at home newsletter for children. It was the first print at home publication and could be printed on any home or office printer. She is also the founder of Clabil, CLABIL, an online audio library in Indian languages. By education, she is a management graduate from IIM Calcutta, and her professional career includes work in the areas of HR and IT. She still consults on these domains as part of Top Gain Consulting. When not working, she loves reading, photography, and walking amongst trees. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हमारे साथ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है निधि जी। हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ आप गेस्ट बन के आते हैं तो हम और भी नज़दीक हमारा रिश्ता हो जाता है। हम धन्यवाद है मुझे ना? बुलाने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो हमने अभी पढ़ा आपके बारे में कि आपने IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। तो आप फिर एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आई? आप अपनी जरा जर्नी को थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिए और हमें बताइए कैसी रही ये जर्नी? क्या है इसमें? एक्चुअली मैंने अपना पीजीडीएम खत्म करने के बाद में कॉर्पोरेट करियर किया ऑल द वे अप टू दिसंबर 2015 और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत अच्छे लीडर्स से सीखा, काम भी और इंसानियत के बारे में भी। और उसके बाद दिसंबर 2015 में मैंने घर पे रहना शुरू किया अपने बेटे के लिए। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऐसे करने नहीं निकले थे कि चलो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं या अब क्या हुआ ये कि मेरे बेटे को एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ाना था मुझे, तो मैं ढूंढने निकली कि चलो हिंदुस्तान का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। हिंदुस्तान में आपको ये जानकर खुशी होगी कि सबसे ज्यादा न्यूज पब्लिकेशंस एक देश में बनाए जाते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। तो मुझे लगा कि अब हम लोग इतनी सारी भाषाओं में इतने सारे न्यूज पब्लिकेशंस निकालते हैं, तो बच्चे के लिए डेली अखबार ढूंढना कितना मुश्किल होगा। तो मैं ढूंढती रही तो साल भर में मुझे बच्चों की पब्लिकेशंस में पीएचडी मिल गई, लेकिन वो डेली अखबार नहीं मिला। उसके बाद फिर इंसान थोड़ा सा वो हताश हो ही जाता है। तो मैंने एक फेसबुक की मदर्स का ग्रुप है, गुड़गांव मॉम्स, वहां पे मैंने ऐसे ही डाला, इससे तो अच्छा है मैं खुद ही बनाना शुरू कर दूं, साल भर हो गया ढूंढते हुए। तो ऑलमोस्ट 180 लेडीज ने कहा हाँ हाँ ट्राई करो ट्राई करो। अब मुझे ना उससे बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, उसके बाद जो काम है वो एचआर में था, आईटी में था। तो बच्चों को पढ़ाना, मतलब अपने बच्चे को पढ़ाने के अलावा बच्चों को पढ़ाना, मीडिया, एजुकेशन, न्यूज, राइटिंग, इन सब चीजों की मुझे बिल्कुल कोई भनक नहीं थी, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब 180 लेडीज ने कहा कि हाँ हाँ करो क्यों नहीं, मैंने कहा वैसे भी क्या जाता है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमने ट्राई किया, 8-10 दिन उसको ट्राई किया। मेरा बेटा अपनी दादी के घर गया हुआ था और फिर वो जब घर आया तो मैंने उसे पहला एडिशन ना होम प्रिंटर पे प्रिंट करके दिया। और वो अंदर गया अपने कमरे में, बाहर निकला और मुझे ऐसे जोर से गले लगाया और बोला, मम्मा आप अगर आपको लगता है आप समझ सकते हो कि मैं कितना खुश हूं, तो आप कुछ नहीं समझते। तो मुझे लगा छोड़ो, मुझे तो जरूरत थी बच्चे को देने की, लेकिन इस बच्चे में कितनी भूख थी कि इसके लिए कुछ लिखा जाए जो ये खुद पढ़ सके अपने स्तर पर, बिना किसी बड़े के पास जाए कि अच्छा इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी एक पर्सनल नीड से शुरू हुई और अब उस जर्नी को 4.5 साल हो गए हैं। वाओ!
इस मॉडल में बहुत कुछ अलग है, जो मतलब मुझे पता है हर कोई कहता है कि बहुत कुछ अलग है, लेकिन एक तो ये कि ये पहला प्रिंट एट होम पब्लिकेशन है। ताकि उससे क्या हुआ कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहां पे आपको पता होगा कि 12 बजे से पहले अखबार नहीं आता, क्योंकि अखबार मैदान से आता है, और जिस दिन बारिश हो गई उस दिन अखबार आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन इंटरनेट तो सब जगह है, बीएसएनएल और भगवान की दया से। तो जिसके पास इंटरनेट है उसके पास पीडीएफ पहुंच गया और प्रिंटर भी है, तो आप अपना अखबार निकाल सकते थे। तो हम देश के सबसे दुर्गम इलाकों में भी पाए जाने लगे, वहां बच्चे हमें पढ़ने लगे। दूसरा फायदा ये हुआ कि वो डेली था। तो मार्च में जब कोविड हुआ तो सब लोगों ने अपने अखबार बंद कर दिए। तो हमारे घर में भी 4 महीने तक सिर्फ एक अखबार पढ़ा जाता था, वो था चिल्ड्रंस पोस्ट, क्योंकि हम उसे अपने घर में प्रिंट कर पाते थे। तो वो एक था। और जो दूसरी चीज अलग थी हमारे बारे में कि ये पेपर पेरेंट्स द्वारा बनाया जाता है, जर्नलिस्ट द्वारा नहीं। तो हर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में सोच के इस अखबार को बनाता है। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बहुत अच्छी बात फीडबैक दिया था कि बच्चों का अखबार बनाने का ये मतलब नहीं है कि बड़ों का न्यूज लो और उसको सिंपल भाषा में लिख दो। बच्चों के लिए रिपोर्टिंग करना एक अलग कला है। बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, तुम्हारा अखबार वो करता है। तो इसलिए हमने 4.5 साल में हम सब पेरेंट्स ने, अब हम 21 लोगों की टीम है, हम सब ने अपने बच्चों से बहुत बहुत कुछ सीखा है। अब हम लोग करीब 11,500 स्कूलों में करीब 22 लाख बच्चों तक पहुंचते हैं। और अब मैं आपको बता भी नहीं सकती कहाँ कहाँ से मेल्स आती हैं। तो मैं गूगल मैप्स पे जाके खोल के देखती हूँ ये जगह कहाँ है। नंगल चौक एक वाकई एक चौक है 2 नेशनल हाईवेज के बीच में। ओके। और जब मैं लोगों से कहती हूँ, आप जब स्टेट हाईवे में जाते हो ना, रास्ते में एक चाय टपरी होती है, उस चाय टपरी के पीछे एक गांव होता है जो 5 मिनट के हाईवे में खत्म हो जाता है। उस गांव में अगर एक स्कूल होगा तो उधर मेरा अखबार जाता है। तो इस जर्नी में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत प्यार पाया अपने बच्चों से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो ये चिल्ड्रन पोस्ट के साथ साथ आपने जब बच्चों साथ बहुत काम किया, जैसे आपने कहा, तो कुछ फीडबैक आपको देना है, कुछ ऐसा कुछ समझ आया आपको बच्चों के साथ काम करते हुए, बच्चों की भावनाएं आप तक बहुत पहुंची हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये ना बाकी मेरे लिए बहुत रेवोल्यूशन था। सो एक दो चीजें जो मैं हर पेरेंट को बताना चाहूंगी। एक तो ये कि बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, उन्हें बेकार का ज्ञान ना बांटे। दूसरा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के पेरेंट हैं या किस तरह के टीचर हैं, तो प्लीज फेसबुक पे जाके 2,500 पेरेंट्स से ना पूछें, अपने बच्चे से पूछिए, बेटा एम आई डूइंग वेल, तुम्हें कैसा लगता है, मैं क्या अलग कर सकती हूँ, या जो मैंने किया उसके बारे में तुम्हें कैसा लगता है। ये कितनी अजीब बात है ना कि हम किस तरह के माँ बाप हैं ये हम सबसे पूछते हैं, सिवाय उनके जिनकी राय एक्चुअली महत्वपूर्ण है। हम कभी अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं, कभी पूछिए। सेम थिंग फॉर एजुकेशन। टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स का योगदान होता है बच्चों को गढ़ने में। ये बच्चों को भी पता होता है, टीचर्स को भी पता होता है, लेकिन उनके बीच में कभी वो आपसी संवाद होता ही नहीं, जिसमें टीचर्स बच्चे से पूछें, बेटा तुम्हें कैसा लगता है जब हम पढ़ाते हैं, जो मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें समझ में आता है। और तब उन टीचर्स को वाकई पता चलेगा कि उन बच्चों के जीवन में उनका योगदान कितना है। क्योंकि हम बच्चों को कभी वो मौका ही नहीं देते कि वो पलट के हमें फीडबैक दें, हमें बताएं कि हम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दैट इज। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, प्लीज बच्चों को एनवायरमेंट एंजाइटी मत दीजिए। ठीक है, दुनिया का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा है। जिस दुनिया में पेड़ काटने वाले हैं उस दुनिया में पेड़ रोपने वाले भी हैं। तो बच्चों को दोनों चीजें दिखाइए। और ये हर बच्चे का अपने अंतर्मन का है कि वो पेड़ काटने वाला बनेगा या पेड़ रोपने वाला। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए ऐसा मेरा मानना है कि एनवायरमेंट एंजाइटी सही रास्ता नहीं है। दुनिया में बुरा है, दुनिया में अच्छा भी है। बहुत ही अच्छी इंसाइट आपने दी है। कई जगह हम पेरेंट्स भी थे, हम टीचर्स भी थे तो ये गलतियां हम लोग सबसे होती हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और ये बताइए क्लेबिल की बारे में, ये है क्या? ये कुछ अलग सा नाम लगता है, ये क्या है? इसके पीछे क्या राज छिपा है, बताइए क्या है ये?
क्लैबल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ऑडियो बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो मैं बहुत पहले से 1994-95 से विजुअल डिसेबिलिटी के साथ काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर। तो 2005 में मैंने ईशा नाम की एक छोटी सी संस्था शुरू की, बिकॉज मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरी सबसे अच्छी सहेलियां किताबें थी। तो मुझे जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू की और ब्रेल की किताबें, और मैं बहुत ब्रेल की किताबें बनाती थी, तो मतलब उस हमारे जमाने में ना आपको ब्रेल स्टाइलस से करना पड़ता था, तो एक एक डॉट के लिए खट 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 खट, और मैं रात को 2 बजे तक बैठ के खट 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 छोटे से घर में किए जाती थी। मुझे नहीं पता कैसे मेरी मम्मी ने मुझे आज तक पूरा 1 साल, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन 2 दिन किया, पूरा 1 साल मेरा ये खट 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 चालू रहा, नहीं 3 साल। मेरी मम्मी ने मुझे एक बार आके बोला नहीं बेटा हमसे सोया नहीं जा रहा, मेरा वो खट 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 खट। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई इंसान किताबों के बिना कैसे बड़ा हो सकता है। और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि मेरे पापा को 8वीं में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी घर का, घर को संभालने के लिए, तो इसलिए वे कभी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। दूसरा, बहुत पहले का समय था, तो वो कभी अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं थे, तो इससे क्या होता था कि उनमें हमेशा ना एक एक ज्ञान की पिपासा रहती थी, उन्हें हमेशा जानने का बहुत शौक रहता था। लेकिन मैं जब बड़ी हुई और मैंने पढ़ाई की तो मैंने देखा कि सारी इंपॉर्टेंट बातें तो अंग्रेजी में ही होती हैं, सारी नई किताबें अंग्रेजी में आ रही हैं। और फिर जो मेरा ईशा का काम था उसके थ्रू मैंने बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स में जाके देखा कि अंग्रेजी जो है वो हमारे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड लैंग्वेज भी नहीं है। आप मेट्रो से निकलेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फंक्शनल इंग्लिश गोज डाउन। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे किसी को कितना ज्ञान मिले, वो ये ना निर्धारित, इस बात से नहीं निर्धारित होना चाहिए कि उसे कितनी अंग्रेजी आती है और वो कहाँ रहता है। अगर मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ तो मेरे पास पुस्तकालय हैं, मेरे पास किताब की दुकानें हैं। अगर मैं एक छोटे कस्बे में रहती हूँ तो मेरे पास इसमें से कुछ नहीं है। तो इसलिए क्लैबल शुरू हुई, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ऑडियो बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। सेंट्रल मतलब ये ऑनलाइन है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, अपना मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी सुनी जा रही है, कौन सी फाइल नहीं सुनी जा रही है, या कौन सी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इस तरह उसमें नया कंटेंट आता रहता है। ऑडियो, बिकॉज वीआई में ब्रेल लिटरेसी भी गिर रही थी और बहुत सारे लोगों को फंक्शनल लिटरेसी नहीं आती है हिंदुस्तान में, और कुछ लोग होते हैं जो प्रिंट डिसेबल्ड होते हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो ऑडियो इन इंडियन लैंग्वेजेस, ताकि किसी के अंग्रेजी ना जानने से उन तक ज्ञान ना पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में बहुत मजे की बात हुई कि जैसे हमारे मेट्रो के बच्चे बड़े होने लगे ना, तो उन्हें हिंदुस्तानी भाषाएं पढ़ना नहीं आता। अब पढ़ना नहीं आता तो उन्हें उस भाषा की लिटरेचर का भी वो नहीं होगा। अब सोचिए कि प्रेमचंद को कोई अंग्रेजी में पढ़े, वैसा है जैसे शेक्सपियर को कोई भोजपुरी में पढ़े। उनके जो क्राफ्ट है उसका आधा सौंदर्य तो उसकी भाषा से है, ठीक है। और तो मुझे लगा ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों से। द लिटरेचर शुड नॉट बी लॉस्ट टू देम बिकॉज द स्क्रिप्ट इज लॉस्ट टू देम। तो सरप्राइजिंगली मैंने जिस वजह से बनाई थी और जहां उसका इस्तेमाल भी हुआ वो बिल्कुल अलग अलग वो हुए, बट उस विचार से मैंने क्लैबल बनाया था 2010 में। और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि एक तो उस लाइब्रेरी में जो भी किताब है, जो भी ऑडियो फाइल है, वो ऑन डिमांड है, किसी ने मांगी है इसलिए है। और दूसरा, एक वॉलंटियर द्वारा रिकॉर्ड की गई है, लोगों ने ऑफिसेज में बैठ के, घरों में बैठ के इसको रिकॉर्ड किया है, बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों में ऑडियो रिकॉर्ड किया है, और उस तरह से ये पूरी 100% वॉलंटियर ड्रिवन ऑडियो लाइब्रेरी है, जिसमें अभी इस समय हमारे पास 23 हिंदुस्तानी भाषाएं हैं। आप उसमें समर प्रोग्राम भी कुछ ऑफर करते हैं, वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपसे ईमेल में सालों पहले जुड़ी हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे हाँ। पास ईमेल आती रही है पीछे। तो हम्म। मुझे बताइए उसके बारे तो में। ईशा समर प्रोग्राम में हम लोग बच्चों से वॉलंटियरिंग कराते थे, और ईशा का जो मॉडल है मेरी एनजीओ का, वो ऐसा है कि आप जहां हो वहां से आप अच्छा काम करो। अच्छा काम करने के लिए आपको उठ के बाहर बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
और दिल्ली की गर्मियां आप जानती होंगी काफी गर्म होती हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आप घर पे बैठो और कहानियां रिकॉर्ड करो, ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड करो, हम उसको अदरवाइज क्या होता है ना, आप एक ब्लाइंड स्कूल में एज अ रीडर जाते हो, तो आपने उस बच्चे के लिए पढ़ा। रीडर मतलब जब आप ब्लाइंड स्कूल में होते हो तो आपको कोई आके आपकी किताबें पढ़ के सुनाता है, उन्हें रीडर्स कहते हैं। तो जब आप ब्लाइंड स्कूल में एज अ रीडर जाते हो तो आपने उस बच्चे के लिए पढ़ा और उसे तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ उसके बाद और 10 बच्चे भी सुन सके तो ज्यादा फायदे की बात है ना। तो इसलिए हमने कहा कि बेटा आप घर पे बैठो और आप इन किताबों को पढ़ो, और हम उसको इस सेंट्रल लाइब्रेरी में डाल देंगे, ताकि अगर कोई और ढूंढ रहा हो कि मुझे कोई रीडर ये कर दे। अब जैसे मैंने कहा था, गांव देहात कस्बे में जो ब्लाइंड स्कूल हैं उसमें रीडर्स आराम से मिलते नहीं है, तो ये ऑडियो फाइल उन तक भी पहुंचेगी। तो समर प्रोग्राम के अंडर हम लोग बच्चों को 5-6 ऑप्शंस देते थे। ये वाला रिकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पॉपुलर ऑप्शन था, बहुत बच्चों को पसंद आता था। फिर हम बच्चों को कहते थे जाके ब्लाइंड वॉक है, जिसमें हम लोग ना साइटेड लोगों को इनवाइट करते हैं कि ये जगह है, आपने इस जगह को 1000 बार आप यहाँ से वहां चल के गए होंगे, लेकिन एक बार आंखें बंद करके चल के देखिए और आपको समझ में आएगा कि सड़क पे ब्लाइंड लोग क्यों नहीं है, बजाय इसके कि हम आपको ज्ञान दें। और आप इसको करके देखिए, उसे हम ब्लाइंड वॉक कहते हैं। और वाकई वो आंख खोल देने वाला अनुभव होता है हर एक के लिए। तो हम बच्चों से कहते थे कि बेटा आप जाइए, ब्लाइंड वॉक कराने की विधि ये है, आप जाके ब्लाइंड वॉक कराइए, अपने पास के पार्क में शाम को कराइए, अर्ली मॉर्निंग कराइए, घर के पास कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वहां कराइए। ऐसे करके हम लोग बच्चों को 5-6 ऑप्शन देते थे। और अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इस पूरे प्रोग्राम को प्रोजेक्ट मैनेज भी बच्चे ही करते थे। 11वीं 12वीं 10वीं के छात्र इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेज करते थे। तो बहुत कम एनजीओज होती हैं जो बच्चों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देती हैं। मेरे अनुभव में मैं एक पीएमपी से सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। तो मैंने समझा कि हम कैसे बच्चों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा सकते हैं, और हमने उनको ये मौका दिया, एंड बाय एंड लार्ज बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह मेरे पास मेल आती रही है जिसमें ये सारी रिपोर्ट्स होती थी जो आप कह रहे हो ना, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है ये कि ये वाली भी होती थी कि बच्चे वॉक करते हैं एंड उन्होंने अपना फीडबैक लिखा था उस मेल में, तभी मुझे मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं वो ईशा वाली। तो ऐसे ही मुलाकातें होती हैं, दुनिया छोटी ही है, मैं तो यही बोलूंगी। तो बहुत अच्छा आपने ऐसा सोचा। और फिर ब्रेल का आपने जो ठक ठक की बात की, किसने सिखाया आपको ये? वो मेरे कॉलेज में एनएसएस प्रोग्राम होता था, तो उसके अंडर ब्रेल सिखाया जा रहा था। क्योंकि हमारे स्कूल में ना कुछ बुक्स ऐसी थी जो ब्रेल की, तो हमने भी बच्चों को दिखाया कि सेंसल्स कैसे होते हैं उसके, बुक कैसे होती है, छेद कैसे होते हैं एक तरफ से ना। तो ये सारी बातें मुझे तो लगता है कि हर स्कूल में ये लाइब्रेरी में होना चाहिए और बच्चों को सेंसिटाइज कराना चाहिए इस तरह से कि इस तरह की ब्रेल बुक्स होती हैं। अब आजकल तो म्यूजियम्स में भी उन्होंने उभार दिया है कई जगह, है ना, तो उससे वो छू कर भी ना आर्टिफैक्ट्स को समझते हैं। जैसे हमारे बिल्कुल। नेशनल म्यूजियम है दिल्ली का, उसमें नाशी भी म्यूजियम उन्होंने, में हाँ, उन्होंने पूरा बहुत एक अच्छा पूरा किया है। सेक्शन ऐसे बनाया हुआ है और वो छू कर आप, तो बच्चे जो देख सकते हैं वो भी आंखें बंद करके देखें तो समझेंगे वो कि जी आफ्टर ऑल इसमें किया क्या गया है। जी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्लेबल के द्वारा, और आपने जितना काम किया और ब्रेल की बातें की वो भी, कॉलेज लाइफ में इतना आपने किया, 2-3 साल आपने बोला इस तरह से मैंने किया। और पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात में कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, फिर भी दैट वाज रियली गुड। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बच्चों के लिए बहुत काम किए हैं, चाहे ऑडियो की बात करें या इस तरह से चिल्ड्रन पोस्ट। लेकिन मैंने अभी पता लगाया, देखा कुछ आपकी पोस्ट की, चिल्ड्रन जो पोस्ट है आपकी, जो न्यूज़पेपर, वो अब आप कुछ पीडीएफ फॉर्मेट बंद कर रहे हैं, क्या है, क्या ये सारे लोगों को भी एंजाइटी, क्या क्यों बंद कर रहे हो, क्या हो रहा है? तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, एक्चुअली ये ना आज का दिन काफी बिटर स्वीट दिन है हमारे लिए, क्योंकि कल चिल्ड्रंस पोस्ट के पीडीएफ का आखिरी एडिशन है। तो अनफॉर्चुनेटली हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट अभी रहेगी, हम वेबसाइट को जब तक चला पाएंगे तब तक चलाएंगे, बट पीडीएफ कल बंद हो रहा है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई बात अभी बताना चाह रहे हैं, आप कल ही बताएंगे अपने रीडर्स को? नहीं नहीं, आपने देखा वो फेसबुक ग्रुप पे काफी पूछ रहे थे। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली
4.5 साल से जब आप सुबह 2-2-3 बजे सो रहे हो, क्योंकि आप तभी सो सकते हो जब एडिशन आउट हो जाता है, और हम लोग रात को 1-2 बजे एडिशन आउट करते हैं। तो एडिशन रिलीज होता था, उसके बाद मैं सोती थी। तो सोचिए ये आंखें इसलिए सूजी हुई हैं कि 4.5 साल से मैं 2 या 3 बजे से पहले नहीं सोती थी। तो जब इतनी बड़ी तपस्या समाप्त होती है, तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है, काफी सारे कारण होते हैं, जो हमारे साथ भी था। लेकिन अगर हमारे साथ जो भी कारण रहे हों, वो तो मैं क्या बताऊं, बट अगर चिल्ड्रंस पोस्ट ने किसी को छुआ है, तो माय एडवाइस टू देम विल बी कि हिंदुस्तान में 100 से ऊपर न्यूज पब्लिकेशंस हैं बच्चों के लिए, ठीक है? उनमें से एक दो को लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन पब्लिकेशंस को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हमारे लिए अब बहुत लेट हो गया, लेकिन इन पब्लिकेशंस को वाकई सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज, एक मूल मंत्र है जो मैंने कहीं से अपने बचपन में सीखा था, और आज तक मुझे उस मूल मंत्र के 0 एक्सेप्शंस मिले हैं इतने सालों में। वो ये है कि वैल्यू आपके पास कभी चल के नहीं आती, आपको उसे ढूंढने जाना पड़ता है। तो अगर कोई चीज आपके फेस में, आपके सामने आ रही है, आपको दिखाई जा रही है, तो उसे कोई क्यों कर रहा है? उसका फायदा आपको नहीं हो रहा है, उसका फायदा किसी और को हो रहा है। जब आपको कुछ सीखना है, जब मुझे कुछ सीखना है, तो मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत पहले कहा था कि सबसे अच्छा टीचर ढूंढो और फिर उसका स्टूडेंट बनने के काबिल बनो। बिलीव मी, इतने सालों में मैंने आज तक वो किया है, और हर बार मुझे उसका बहुत अच्छा फल मिला है। चाहे मुझे कुछ हफ्ते वेट करना पड़ा हो, कुछ महीने वेट करना पड़ा हो, कुछ प्री वर्क करके जाना पड़ा हो, हमेशा उसका फल बहुत अच्छा रहा है। मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। कथक में ना, मेरे जो गुरुजी थे, वो बिरजू महाराज जी के घराने से थे, और उन्होंने मुझे बहुत महीने तक केवल तत्कार सिखाया। ठीक है, अब मुझे 4-5 साल हो गए कथक छोड़े हुए भी, लेकिन आज भी मैं उनके पांव छू के उनको याद करती हूँ। आप मुझसे तत्कार करा लीजिए, मुझे तबले की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने भी साल हो जाए। तो हमेशा हमारा दायित्व है कि हम अपने लिए वैल्यू ढूंढें और फिर उस वैल्यू के लिए पे करें, क्योंकि उससे फायदा हमारा है। क्योंकि मैं आपकी वो देखी हूँ, कई मैंने देखे हैं, डाउनलोड करती थी, देखती थी, और एवरीडे जी इतने सारे लोग वॉलंटरी, और वो भी 4 साल, आप कह रहे हैं, मजाक नहीं है। और रात को आप भी फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, और बच्चा भी है घर में, सभी के हैं, पेरेंट्स के भी, और वो करते हैं, फिर इकट्ठा करके एक पोस्ट चली जानी अगले दिन के लिए। एवरीडे का सीन है ये, और वो जी भी वॉलंटियर हो रहा है। फिर आफ्टर सस्टेन करने के लिए कुछ तो चाहिए, जी। है ना? तो बिल्कुल सही बात है। और और बच्चों के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट पे बेस नहीं होना चाहिए, प्लीज। मतलब ये बहुत मुश्किल है जब एक बच्चों के प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू लेनी पड़ती है। सही बात है, फिर उस पे कई बार कॉम्प्रोमाइजेस भी हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो फिर जहाँ से पैसा आ रहा है, आफ्टर ऑल सस्टेन करना है, तो हाँ, तो कोई नहीं करेगा, बट मुझे लगता है कि बच्चों के प्रोडक्ट्स को सब्सक्रिप्शन पे एडवर्टाइजमेंट पे बेस नहीं होना चाहिए। और अब थैंकफुली भारत सरकार भी बच्चों को एडवर्टाइज करने पे काफी रेस्ट्रिक्शंस डाल रही है। जी। तो बहुत ही अच्छी रही आपसे आज बातचीत। तो चलते चलते आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ बोलना और चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को, अपनी जर्नी के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक भगवान की कृपा रही कि मेरे द्वारा कुछ काम हुए, एंड एक नंदन का उधार है हम सब पे। तो अगर उस नंदन का उधार थोड़ा सा भी उतार पाए हैं, इट्स वेरी सैड कि नंदन भी बंद हो गई, बट उस नंदन का उधार अगर थोड़ा सा भी हम अपने काम के द्वारा उतार पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सही बात आपने बोली कि नंदन भी अब बंद हो गई है, और काफी सारी ऐसी मैगजीन्स हैं जो हम्म, आ रही थी अभी बंद। तो बच्चों के लिए एक्चुअली कहा जाए तो रिटन मटेरियल, और मैं बताऊं हिंदी में तो और भी कम होता चला जा रहा है। अच्छा हम्म। मटेरियल मुश्किल हो रहा है मिलना। तो जब पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन सी किताबें, क्या, तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि रेफर करूँ तो क्या करूँ। तो अरे मैम, आप अच्छी किताबें उन्हें दीजिए। उस दिन मैं ना मैं हमेशा किताबें अपने आसपास के बुक स्टोर से, इनफैक्ट कोई भी चीज मैं पहले आसपास के स्टोर से देखती हूँ,
नहीं मिलती तो ही ऑनलाइन मंगाती हूँ। बट किताबों से मुझे स्पेशल प्यार है, तो वो मैं हमेशा किताब की दुकान में जाती हूँ और देखती हूँ एक एक किताब को पलट के, पीछे क्या लिखा है, भीतर क्या लिखा है, वो थोड़ा करते हैं। तो एक दिन मैं उस किताब की दुकान में थी, छोटी सी दुकान, और वहां पे ना कोई आए, एक पेरेंट्स आए और उन्होंने ना एक लिस्ट खोल के दी, आपके पास इनमें से कोई है? और उस लिस्ट में जैसे जैसे नाम आ रहे थे, सुनते सुनते मुझे समझ आ रहा था कि ये 7 से 9 साल के बच्चे के लिए किताबें ढूंढी जा रही हैं। और उस दुकान में काफी सारी किताबें थी जो 7 से 9 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहती। लेकिन जब उन्होंने, जो स्टोर के ओनर थे, उन्होंने कहा नहीं इनमें से कोई नहीं है, तो उन्होंने उस 10 बाय 10 फुट की दुकान में एक चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं समझी। वो पलटे और चले गए। तो मैंने ना उस दुकान के ओनर से पूछा कि ऐसा क्या बहुत बार होता है कि लोग ये लिस्ट लेकर आते हैं और बिना ये देखे कि मेरे बच्चे के लिए यहाँ कुछ अवेलेबल है या नहीं, चले जाते हैं? तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अब लोग खुद ही नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि किताबें कैसे चुनें। बहुत सही बात बोली आपने। तो पढ़ना जरूरी है, अवेयर होने के लिए। आप पेरेंट अगर पढ़ेगा ना तो बच्चा ऑटोमेटिकली देखेगा कि भाई पेरेंट पढ़ रहे हैं, तो अपने आप ही वो पकड़ेंगे किताबों को। जी। पेरेंट ही नहीं पढ़ते, ना पत्रिकाएं आती है हिंदी, खासकर हिंदी की, चूंकि मैं रह चुकी तो हिंदी के लिए और बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर भी घर में हिंदी का नहीं आता। नहीं, हमारे यहाँ आता है। आपके आता है ना, कईयों के नहीं आता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हिंदी के साथ जो ज्यादा लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हैं? क्योंकि घर में वातावरण भी हिंदी का नहीं बना पा रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं पढ़ रहे, तो किताबें भी नहीं आ रही, न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है। ये भी कुछ चक्कर हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा वेरी हिंदी। ट्रू। और हिंदुस्तान में तो इतनी भाषाएं हैं। मैं सिकंदराबाद में बड़ी हुई, तो मैंने 6 भाषाएं यहाँ सीखी, क्योंकि ये बहुत मल्टीकल्चरल सिटी है। वाह। तो अब जब हम मेट्रो में बच्चों से बात करते हैं ना, तो उन्हें अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा नहीं आती। हालांकि उनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं आती। तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा, हिंदुस्तान में रह के सिर्फ अंग्रेजी जानना इज लाइक लिविंग इन अ लाइब्रेरी एंड रीडिंग ओनली द न्यूज़पेपर्स। सो ट्रू। आपने बिल्कुल नब्ज को ठीक से पकड़ा हुआ है बच्चों के। और आपसे आज बातचीत की तो वाकई निधि जी बहुत आनंद आया, बहुत ही गूढ़ बातें आपने की, बहुत अच्छी। तो थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू मैम।